सलाम वगैरह। मुझे याद दिलाओ, मैंने लास्ट क्लास में क्या क्या करा दिया था। लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या कर लिया था। आमिर मुमताज, आप थे लास्ट क्लास में? मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। आमिर, आप बहुत छुट्टियां करने लगे हैं शायद, है ना? रेजोनेंस और जरा कोई याद दिलाएगा मुझे? अबू हुरैरा, तुम याद दिलाओगे रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस हमने किया था लास्ट क्लास में। अबू हुरैरा, याद दिलाओगे रेजोनेंस क्या चीज होती है? नहीं। रेहान, तुम बताओगे रेजोनेंस का मतलब क्या है? करंट मैक्सिमम रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम करंट इम्पीडेंस मिनिमम होता है। पावर फैक्टर जो होगा रेजोनेंस के अंदर, वो पावर फैक्टर जीरो होता है, सॉरी नॉट जीरो, 1 होता है मैक्सिमम। और रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के लिए, उसे लिख सकते हैं 1/√2/LC। वो रहा ना, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। और जो लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंस के लिए, ये होती है 1/√2। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 1/√2/LC और 1/2π√LC। इन फ्रीक्वेंसीज पर हमने पढ़ा था कि करंट मैक्सिमम हो जाता है, E0/R हो जाएगा। पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम हो जाती है, ERMS IRMS रह जाएगी। पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है, पावर फैक्टर भी 1। ये सारा डेटा था रेजोनेंस के लिए जो हमने कर लिया। अब कुछ चीजें और देखनी है आपको। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? रब कर दूं इसे? यस सर। एक स्टेटमेंट और देखिए। ये जो सीरीज एलसीआर सर्किट है, सीरीज एलसीआर सर्किट under resonance condition can be used tuning circuit. Tuning circuit in radio sets. तो जब आप रेडियो सेट्स यूज करते हैं, उन रेडियो सेट्स में एज अ ट्यूनिंग सर्किट आप सीरीज एलसीआर सर्किट को यूज करो। एज अ ट्यूनिंग सर्किट ये यूज होता है। ट्यूनिंग सर्किट का मतलब है दिस इज इंडक्टर, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज रेजिस्टर। जैसे आपने एक एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ट्यूनिंग सर्किट में कैपेसिटर को वेरिएबल रखते हैं। सॉरी हार्दिक, वो परमिशन नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग की परमिशन आप किसी को मिल नहीं सकती है। तो रिकॉर्ड होकर मिल ही जाता है आपको एडिटिंग के बाद, तो वो परमिशन तो किसी को नहीं मिलती। तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना, जब तक आप उस रिकॉर्ड को देखेंगे तब तक तो यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा। तो सीरीज एलसीआर सर्किट को अंडर रेजोनेंस कंडीशन आप एज अ ट्यूनिंग सर्किट यूज कर सकते हैं रेडियो सेट्स में। अभी बताओ, रेडियो सेट यूज करें वाले जिसमें घुमाना पड़ता था, टोन नॉब होती थी, उस नॉब को घुमाते थे और रेडियो स्टेशन सेलेक्ट हो जाता था। यूज किए हैं वो रेडियो यस सेट? सर। इतने पुराने तो नहीं हुए, किसी ने नहीं देखे? यस सर। देखे होंगे यार, इतना सर। हाँ सर। वो रेडियो सेट्स होते हैं, मतलब घुमा कर सेट करते थे कि मान लो
पीसी लगाना है तो उसको घुमाओगे और उसके बाद जाकर वो चैनल सेट हो जाएगा। हाँ, जब तुम Yes, sir. घुमाते हो, घुमाने का मतलब है तुम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करो। और वो जो सर्किट है वो रेडियो सेट, वो बेसिकली एक एलसीआर सर्किट है जो रेजोनेंस कंडीशन में काम कर रहा है। तुम घुमा रहे हो, तुम कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर रहे हो कॉन्टिन्यूस, घुमा घुमा के तुम कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने ईएमएफ दिया हुआ है ई नॉट साइन ओमेगा। अब देखो यहाँ करते क्या, मान लीजिए यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होगी सर्किट की, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√/LC। तो वो जो रेडियो स्टेशन आता है ना, कोई भी रेडियो स्टेशन, वो रेडियो स्टेशन तब आएगा जब उस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी आपके सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। मान लीजिए आपने नॉब को घुमाना शुरू किया, नॉब को घुमाने से तो ये एक चैनल चले गए, मान लीजिए रेडियो मिर्ची आना शुरू हो गया, तो हुआ ये होगा, क्या होता है 93.5 होता है रेडियो मिर्ची। Yes. Red FM. करना है 93.5 सेलेक्ट करना है, आप चाहते हैं कि आपके रेडियो स्टेशन 90.5 वाला चैनल आना शुरू हो जाए, तो आप क्या, अभी सही है, आप जो घुमाते चले जाओ, इसको घुमाने से, इस नॉब को घुमाने से क्या होगा, कैपेसिटेंस चेंज करेगा। ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है ना 1/2π√/LC, तो अगर आप घुमाओगे कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी, और चेंज होते होते रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी 93.5 मेगाहर्ट्ज हो गई। अगर ऐसा हो गया, नॉब घुमाई आपने, नॉब घुमाने से फ्रीक्वेंसी चेंज होनी शुरू हुई, और फ्रीक्वेंसी चेंज होते होते अगर 93.5 हो गई, तो आपके सर्किट में रेजोनेंस हो जाएगा, दो फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाएंगी, एक एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, और एक आपकी ये एक्सटर्नल जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, अगर ये फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई तो आपके सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा और वो पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन बजना शुरू हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए आपको 23.5 फ्रीक्वेंसी का चैनल चूज करना, आप कैपेसिटर घुमाओगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करोगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। जैसे ही सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 93.5 हो जाएगी, ये वाला चैनल सेलेक्ट हो जाएगा, मींस रेजोनेंस हो जाएगा आपके सर्किट में और चैनल सेलेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए आप करना चाहते हैं 94 मेगाहर्ट्ज सेलेक्ट करना चाहते हो, आप फिर कैपेसिटर को घुमाओगे ताकि अब ये वैल्यू 93 से हटकर कितनी हो जाए, 94, तो 94 वाला सेलेक्ट हो जाएगा। जिसको कहते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट अंडर रेजोनेंस कंडीशन कैन बी यूज्ड एज अ ट्यूनिंग सर्किट इन रेडियो सर्किट, इसको एज अ ट्यूनिंग सर्किट। ये मैं लिख रहा हूं एप्लीकेशंस ऑफ एलसीआर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एलसीआर। पहली एप्लीकेशन ये है। दूसरी जो एलसीआर सर्किट की एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन है ट्यूनिंग सर्किट हो गया था। दूसरा ये जो मेटल डिटेक्टर होता है, भाई देखा है मेटल डिटेक्टर एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन। Yes, sir. मेरी एलसीआर सर्किट है। होता क्या मेटल डिटेक्टर है भाई, एक वुडन चैम्बर होता है ना जिसमें एंटर करते हैं, तो जो वुडन चैम्बर है, वो वुडन चैम्बर बेसिकली एक इंडक्टर है, ये इंडक्टर है। इस वुडन चैम्बर से कैपेसिटर लगा होता है, इंडक्टर, और इससे एक रेजिस्टर लगा हुआ होता है एसी सप्लाई से कनेक्टेड। ये रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टर बेसिकली एक अलार्म है। इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एल और सी लगा हुआ है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इतनी होगी ना 1/2π√/L/C। जो इस एल और सी की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली उतनी ही फ्रीक्वेंसी का आपने यहां ले जाकर एक सोर्स लगा रखी, सोर्स की भी फ्रीक्वेंसी इतनी ही है 1/2π√/LC, सेम फ्रीक्वेंसी, सोर्स की भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी। अब मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी थी 40 हर्ट्ज, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, और आपके सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी 40 हर्ट्ज। अयान, मेटल डिटेक्टर में होता है एक वुडन चैम्बर जिसमें एंटर करते हैं, मेटल डिटेक्टर ऐसे ही काम करता है ना, एक वुडन चैम्बर होता है जिसमें एंटर करते हैं, अगर आप मेटल लेकर जाओगे तो अलार्म बजने लगता है।
अयान, ये वही इन्वर्टर चल रहा है। अच्छा एक चीज और है यार, ऑनलाइन जब आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं ना, तो आंसर के बाद यस नो नहीं ओके कह दिया करो, मतलब टीचर को नहीं समझ में आता कि आपने सुना भी है या नहीं सुना, तो बड़ी परेशानी है। जब आप सामने होते हैं तो आप लोगों की शक्ल दिख रही होती है, गर्दन दिख रही होती है, उससे पता चल जाता है। अभी जब तक आप हाँ हूँ नहीं करेंगे, यस नो नहीं लिखेंगे, तब तक समझ ही नहीं आता कि इसने सुना या नहीं सुना। तो ये मेटल डिटेक्टर, मान लीजिए ये 40 हर्ट्ज और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये मेटल डिटेक्टर में एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज, दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच हो रही है, रेजोनेंस हो रहा है। अब एक बात बताओ, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज और मेटल डिटेक्टर की फ्रीक्वेंसी अगर मैं 50 हर्ट्ज कर, मेटल डिटेक्टर की फ्रीक्वेंसी मींस एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी में 50 हर्ट्ज कर दूं, क्या रेजोनेंस हो रहा है? अरे टाइप करके बताओ, 3 ऑप्शंस हैं, यस नो नहीं पता। अच्छा, नहीं हो रहा। रेजोनेंस कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी ये भी 40 हर्ट्ज होगी, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तभी रेजोनेंस होगा। अब मान लीजिए आप मेटल लेके किसी को इस मेटल डिटेक्टर में एंटर करा देते हैं, तो मेटल लेकर इस मेटल डिटेक्टर में एंटर कर जाते हैं, तो अगर मेटल लेकर कोई एंटर करेगा तो इंडक्टेंस की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। किसी ने मेटल लिया और इस डिटेक्टर में एंटर कर गया, तो इसके इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से ये अब रेजोनेंस में नहीं रहेगा। अब अगर ये रेजोनेंस में नहीं रहा तो करंट सेम रहेगा या कम हो जाएगा? जैसे ही रेजोनेंस बिगड़ा, करंट मैक्सिमम होगा या कम हो जाएगा? करंट मैक्सिमम कब होता है? जब रेजोनेंस होगा। अगर रेजोनेंस ना हो तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। यस, कम हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो करंट डिक्रीज होने की वजह से ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इस अलार्म को पता है कि जब तक सर्किट में करंट मैक्सिमम है तब तक ये अलार्म नहीं बजेगा, लेकिन अगर ये करंट मैक्सिमम से कम होना शुरू हो तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, प्रेडिक्टर एक्ट करता है। So due to metal, resonance condition gets disturbed रेजोनेंस कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, ड्यू टू विच अलार्म रिंग्स। रेजोनेंस कंडीशन जैसी डिस्टर्ब होती है अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो मेटल डिटेक्टर भी एज रेजोनेंस का एग्जांपल। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे करें। रब कर दूं? No, sir. तो इतना लिख लीजिएगा, बताइएगा। हो गया? रब कर दूं अब? Yes, sir.
नेक्स्ट देखिए। अच्छा, एक बेसिक सा न्यूमेरिकल करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक। और इसे आप सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे। अ रेजिस्टर ऑफ 10 ओम inductor of 10 millihenry and capacitor of 10 millifarad are connected in series to supply of 220 volt. Calculate frequency at which current is maximum also calculate this maximum value. Also calculate this maximum value. Second part. Frequency at which power is maximum calculate maximum power. तो आपको वो फ्रीक्वेंसी भी चाहिए जिसके लिए पावर मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम पावर को भी कैलकुलेट करना है, वो पावर के। और हाँ, बस इतना कर दो। करो भाई, इसको सॉल्व करो। हिंट यही है कि फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालोगे 1/2π√/LC, और ये ERMS दिया हुआ है। करिए जरा, कैलकुलेट करिए। तो आपको चाहिए V0 न्यू, चाहिए तुम्हें IRMS मैक्स कैलकुलेट करना है। करिए जरा, सॉल्व करिए। कोई आंसर नहीं किसी का? भाई देखो, नहीं हो रहा ना तो लिख दिया करो, नहीं हो रहा है, चाहे प्राइवेट मैसेजेस डाल दिया करो। सबके सामने लिखना अच्छा नहीं लग रहा तो टाइम बर्बाद होता है वरना। मैं इस उम्मीद में नहीं करता कि शायद आप लोगों को इसे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि फायदा तो तब भी है जब आप सॉल्व करें। भाई नहीं हो रहा, मैं करूं? निशान, नहीं हो रहा। चलो।
ये हो ना बात, बिल्कुल साफ साफ कह दो, उसमें शर्माने की क्या बात है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, साथ में सॉल्व कर लेंगे। तो देखो भाई, जब वो कह रहा है ना कि वो फ्रीक्वेंसी निकालो जिसके लिए करंट मैक्सिमम है, तो ये उसका तरीका है इनडायरेक्टली ये कहने का कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालो। डायरेक्टली भी कह सकता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालो, बट ज्यादातर यही करता है कि इनडायरेक्टली बताता है रेजोनेंस के लिए। तो रेजोनेंस के लिए इनडायरेक्ट बताने के तरीके हैं, करंट मैक्सिमम है, पावर मैक्सिमम है, फेज डिफरेंस जीरो है, ये सब तरीके हैं ये कहने के कि रेजोनेंस हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में वो आपसे जो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई रूट ओवर LC। तो वो फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई इज 3.14 रूट ओवर एल। एल इंडक्टेंस इज 10 मिली हेनरी, 10 into 10 raised power minus 3. Capacitance is 10 micro millifarad, 10 into 10 raised to the power minus 3. So if frequency हो गई 1/6.28 रूट ओवर 10 raised to the power minus 6 और 2 minus 4, तो ये आ गया इट्स 100/6.28 हर्ट्ज। से वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर जाकर आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा। आई नॉट मैक्स जो होगा, आई नॉट या आई आर एम एस मैक्स निकाल दो। आई आर एम एस मैक्स होगा ई आर एम एस बाय आर। भाई यहां बताओ मुझे, इसमें किसी को कोई परेशानी? अयान, आयशा, निशान, यहां तक कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। नो सर। कोई परेशानी नहीं। आई आर एम एस मैक्स निकालते हैं। आई आर एम एस मैक्स क्या होगा? ई आर एम एस बाय आर। ई आर एम एस है 220, आर है 10, कैंसिल हो गया। आई आर एम एस मैक्स आ गया 22 एम्पियर। चलो बहुत बढ़िया, शिवा के आंसर्स आ भी गए। भाई ये बताओ, ये क्लियर है सबका फर्स्ट पार्ट? तो फर्स्ट पार्ट में एक तो फ्रीक्वेंसी निकालनी थी और एक मैक्सिमम करंट। भाई यहां तक सबका क्लियर है? आमिर, आमिर समझ में आ रहा है? पता नहीं क्यों मुझे ये लगने लगा है तुम्हें अब क्लास में कुछ नहीं समझ में आता, तुम अपनी छुट्टियों की वजह से पीछे चलते चले जा रहे हो। बैच कभी शुरू हुई थी तो तुम्हारा रिस्पांस बहुत अच्छा रहता था, लेकिन अब जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहे हैं तुम्हारा रिस्पांस बिगड़ते चले जा रहे हैं। चलो आमिर बताओगे मुझे सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? सेकंड पार्ट में फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? आमिर मुमताज। भाई कह रहा है वो फ्रीक्वेंसी निकालो जिस पर पावर मैक्सिमम है। पावर और करंट एक ही फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम होते हैं, जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो तुमसे सेकंड पार्ट में भी वही पूछ रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल दो 1/2 पाई रूट ओवर एल। सेम आंसर ऑफ पार्ट 1। और वो तुमसे कह रहा है मैक्सिमम पावर निकालो। तो अगर तुम पीछे पलट कर देखो तो मैक्सिमम पावर रेजोनेंस में कैलकुलेट करी थी हमने ई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय आई आर। ये हमने किया था कि रेजोनेंस में जो मैक्सिमम पावर होगी वो ई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय आई आर एम एस होगा। सो जो ई आर एम एस है वो 220 है, जो आई आर एम एस है वो 22 वॉट है। ये एवरेज मैक्सिमम पावर हो जाएगी 220 इंटू 22 वॉट। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना लिखिए, इसको रब करेंगे। और इसमें कोई डाउट है तो बताइएगा।
इसको रब कर दूंगा निशान, ये रहा मिली हेनरी। भाई इतना लिखिए, फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट जरा सा अजान हो जाए। क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो देखिए भाई, क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में पहले ये समझो कि शार्पनेस और सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है। शार्पनेस एंड सिलेक्टिविटी का क्या मतलब। अगर मैं आपको एक नहीं, मैं आपको दो करंट वर्सेस ओमेगा ग्राफ दे रहा हूं। पहले तो आपको शार्पनेस दिख जाएगी। मैंने दो सर्किट आपको दिए। एक ऐसा है एलसीआर सर्किट जिसका रेजोनेंस कर्व वीआर है, और एक ये सर्किट 1 और ये सर्किट 2। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, और ये आपका करंट। मुझे देख के बता सकते हो कौन सी पीक ज्यादा शार्प है, 1 या 2? 2। तो सर्किट 2 is sharper or selective, more selective than 1। 2 1 से ज्यादा शार्प। शार्पनेस और सिलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट। अच्छा, अब ये तो मैथमेटिकल मतलब है कि शार्पनेस का मतलब है ये पीक जितना ज्यादा होगा। आप इस शार्पनेस का फिजिकली मतलब समझो। जिस रेजोनेंस सर्किट की पीक जितनी ज्यादा शार्प होगी, उससे जो वॉइस आती है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, उस सर्किट की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी जितना ज्यादा पीक शार्प हो। सो दिस पीक डिफाइंस selectivity, quality of circuit। जितना ज्यादा पीक होगा उतनी अच्छी क्वालिटी। अब फिजिकली आप क्या समझेंगे कि दो सर्किट दे दिए मैंने आपको, दो रेडियो सेट्स दे दिए, दोनों रेडियो सेट्स बज रहे हैं, उसका साउंड सुनकर आपको कैसे अंदाजा लगेगा कि किसकी क्वालिटी ज्यादा होगी। देखो, इस सर्किट में ओमेगा नॉट के कोरोस्पॉन्डिंग एक ही करंट आएगा, लाइक मैक्सिमम करंट के कोरोस्पॉन्डिंग एक ही फ्रीक्वेंसी है। तो ये वाला सर्किट एक बार में एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेगा। मीन जिसमें जब आप रेडियो सेट को ट्यून करोगे, मान लो आप इसे रेडियो सेट में यूज करो, जब आप रेडियो सेट में ट्यून करेंगे तो एक टाइम पर एक ही स्टेशन बज रहा होगा। 93.5 है तो सिर्फ 93.5 आ रहा हो। लेकिन इस सर्किट में अगर आप ढंग से देखें तो मैक्सिमम करंट के कोरोस्पॉन्डिंग कई फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी। तो यहां क्या होगा, एक साथ 2 या 3 स्टेशन सेलेक्ट हो जाएंगे। 2 या 3 स्टेशन सेलेक्ट होने का क्या मतलब है, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी या गिर जाएगी? क्या लगता है तुम्हें? एक सेट है जो एक साथ 2-3 स्टेशन सेलेक्ट कर लेता है, एक साथ 2-3 स्टेशन की आवाज आ रही है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, गुड क्वालिटी सर्किट और बैड क्वालिटी सर्किट? अच्छा क्वालिटी होगा। बैड क्वालिटी हुआ सर। नॉइज नहीं आएगी तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तीनों रेडियो स्टेशन एक साथ बजने लगे। अच्छा बैड क्वालिटी है। तो वो जो क्वालिटी है ना सर्किट, इसको नॉइज कहते हैं। तो होता है ना कभी कभी रेडियो सेट करो, खिर खिर कर आवाजें आ रही होती हैं साइड वाइड की, उसे कहते हैं क्वालिटी गिर रही है, क्वालिटी फैक्टर खराब है, कम है। हाँ, तो उस जो क्वालिटी है ना सर्किट की, क्वालिटी ये शार्पनेस डिसाइड करता है।
और वो क्वांटिटी, मैथमेटिकली क्वांटिटी जो क्वालिटी को डिफाइन करेगी, उसे क्वालिटी फैक्टर कहते हैं. सो क्वालिटी फैक्टर defines sharpness and selectivity of the circuit. तो ये जो क्वालिटी फैक्टर है, ये क्वालिटी फैक्टर आपके सर्किट की शार्पनेस भी डिफाइन करेगा और आपके सर्किट की सेलेक्टिविटी भी डिफाइन करेगा. इससे क्वालिटी फैक्टर कहते हैं कि जितना ज्यादा शार्प सर्किट होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी. इसे क्वालिटी फैक्टर कहते हैं. डिफाइन करेगा शार्पनेस भी, रेजोनेंस भी. अब इसे डिफाइन करने का तरीका क्या है? क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको जरा कुछ फ्रीक्वेंसीज पॉइंट आउट करनी होगी. इतना लिख लीजिए, मुझे रब करना होगा सर. रब कर दूं? नो सर, रुक जाइए थोड़ी. लिखिए लिखिए, जब इतना हो जाए तो बताइएगा. हो गया? रब कर दूं अब? शिवा, चलिए इसको मैं रब कर. क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करने में बीच में और कई चीजें आपको डिफाइन करनी होंगी, जिसमें से एक होता है बैंडविड्थ. बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट. तो देखो, सर्किट की बैंडविड्थ का क्या मतलब है? बैंडविड्थ का मतलब होता है वो फ्रीक्वेंसी रेंज, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका सर्किट इफेक्टिवली काम करेगा. दैट्स नोन एज बैंडविड्थ. So frequency range in which LCR circuit works effectively. So ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है बैंडविड्थ की. हर सर्किट को ना आप एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज तक आप यूज कर सकते हैं. वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिस रेंज तक वो सर्किट ढंग से काम करेगा, मींस क्वालिटी हाई रहेगी, उसे कहते हैं बैंडविड्थ. उस फ्रीक्वेंसी रेंज के बाहर लेकर जाओगे तो क्वालिटी गिरनी शुरू हो जाएगी. जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए एक रेडियो सेट है, वो 80 मेगाहर्ट्ज से लेकर 200 मेगाहर्ट्ज तक सही काम करता है. तो इसकी जो बैंडविड्थ हो जाएगी ना, इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी 200 माइनस 80 विच इज 120 मेगाहर्ट्ज. तो 120 मेगाहर्ट्ज वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका सर्किट ढंग से काम करेगा. उस फ्रीक्वेंसी रेंज को आप बैंडविड्थ कहते हैं, जहां तक आपका सर्किट ढंग से काम करेगा. इसके बियॉन्ड लेकर जाओगे, लाइक अगर आप चाहते हो एक रेडियो सेट लाए, वो 80 से 200 के लिए है, आप कहते हो नहीं मैं इससे 70 वाली फ्रीक्वेंसी भी सेलेक्ट करूंगा. कोई रेडियो स्टेशन आ रहा है 70 मेगाहर्ट्ज, आप चाहते हैं आप उसे भी सेलेक्ट कर लें. या कोई रेडियो स्टेशन है लेट्स से 210 मेगाहर्ट्ज पर, आप चाहते हो ये भी सेलेक्ट हो जाए. जैसे ही आप बैंडविड्थ के बियॉन्ड जाएंगे, बैंडविड्थ के बियॉन्ड जाते ही फ्रीक्वेंसी का नॉइज बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्वालिटी गिरनी शुरू हो जाएगी. तो वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसमें आपका सर्किट की क्वालिटी ज्यादा होगी, अच्छी तरह से काम करेगा, दैट्स बैंडविड्थ. बैंडविड्थ आया समझ में? यस सर. अब देखिएगा बैंडविड्थ के बाद, अब इसी बैंडविड्थ को जो मैंने अभी आपको जस्ट फिजिकली समझाया कि बैंडविड्थ है क्या चीज, है ना, फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें सर्किट अच्छी तरह से काम करेगा, उस फ्रीक्वेंसी रेंज को आप बैंडविड्थ कहते हैं.
इसी बैंडविड्थ को आप मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये रेजोनेंस कर्व ड्रॉ कर दिया, तो ये तुम्हारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है आई नॉट, ओमेगा, ये ओमेगा वर्सेस आई ले लिया, और रेजोनेंस के कोरिस्पॉन्डिंग करंट हमेशा मैक्सिमम होता है, इसे मैंने लिख दिया आई नॉट मैक्स लिख दिया। तो रेजोनेंस पर जो करंट है दैट इज आई नॉट मैक्स। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं बैंडविड्थ डिफाइन कर रहा हूं, एक फ्रीक्वेंसी रेंज ले रहा हूं जितने फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका सर्किट ढंग से काम करेगा। मैंने ये फ्रीक्वेंसी रेंज डिफाइन कर दी ओमेगा 1 से ओमेगा 2। ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये वो पर्टिकुलर रेंज है जिसमें आपका सर्किट इफेक्टिवली काम करता है। इस फ्रीक्वेंसी रेंज को बैंडविड्थ कहते हैं। सो बैंडविड्थ वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका सर्किट इफेक्टिवली काम करता है, दैट फ्रीक्वेंसी रेंज इज नोन एज बैंडविड्थ। अब होगा क्या भाई, मुझे बताओगे इस ओमेगा 1 ओमेगा नॉट पर तो करंट मैक्सिमम है, जरा ग्राफ देखकर बताओ ओमेगा 1 पर भी करंट मैक्सिमम है या कम हो गया? कम हो गया सर। अरे देखकर बताओ 1 पर करंट मैक्सिमम है कि कम हो गया? कम हो गया सर। कम हो गया सर। तो करंट ना बैंडविड्थ तक कम होकर आई नॉट मैक्स बाय रूट 2 आ जाएगा। अब तुम इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा 2 के बीच में फ्रीक्वेंसी है तो सर्किट सही काम करेगा। करंट आई नॉट मैक्स से गिरकर आई नॉट मैक्स बाय रूट 2 हो गया, अगर जब तक ये रेंज है सर्किट काम करेगा, जैसे ही इससे कम करंट कर दिया आपका सर्किट इफेक्टिवली काम नहीं करता। तो बैंडविड्थ वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में सर्किट इफेक्टिवली काम करता है, दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज इज नोन एज बैंडविड्थ। करंट की रेंज है आई नॉट मैक्स से आई नॉट मैक्स बाय रूट 2, कि करंट आई नॉट मैक्स से लेकर आई नॉट मैक्स बाय रूट 2 तक जब तक आएगा आपका सर्किट ढंग से काम करेगा। अब ये आई नॉट मैक्स बाय रूट 2 क्यों आ रहा है ये मैं प्रूव नहीं कर सकता। एक चीज और है, इससे ना एक गलतफहमी होती है कि आई आर एम एस है। भाई ये आई नॉट मैक्स मैक्स किसी की भी वैल्यू हो सकती है। अगर तुम कह रहे हो करंट तुम्हारा आई आर एम एस है तो ये आई आर एम एस के मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहाँ जो करंट होगा वो आई आर एम एस मैक्स का रूट 2 हो जाएगा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें सर्किट इफेक्टिवली काम करता है। उसी फ्रीक्वेंसी रेंज को जब तुम करंट के टर्म्स में लिखते हो तो तुम कहते हो सर्किट तब तक काम करेगा जब तक करंट आई नॉट मैक्स से गिरकर आई मैक्स बाय रूट 2 तक ना आ जाए। करंट इससे ज्यादा गिरा तो सर्किट काम नहीं करेगा। अगर तुम ढंग से देखो, मान लो तुम कहते हो नहीं मैं और कम करंट लूंगा, तो फ्रीक्वेंसी ये आएगी। बताओ जरा, फ्रीक्वेंसी विद इन द बैंडविड्थ है बाहर जा रही है? अरे बता दो क्या लग रहा है, फ्रीक्वेंसी रेंज विद इन द बैंडविड्थ है या बाहर जा रही है? बाहर ही जा रही है। बाहर 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 तो काम नहीं कर सकते, सर्किट काम नहीं करेगा। बाहर जा रही है, अगर ये बाहर चला गया तो आपका सर्किट काम नहीं करता। इसी को अगर तुम पावर की टर्म्स में लिख दो, इसको तुम लिख दो पावर मैक्स है, और इसको तुम लिख दो पावर मैक्स बाय 2, कि जब तक ये फ्रीक्वेंसी आएगी पावर मैक्सिमम की हाफ हो जाएगी। यहां पर इस फ्रीक्वेंसी कि ओमेगा नॉट पर पावर मैक्सिमम है तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर पावर मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा। इसे आप कहते हैं बैंडविड्थ। सो मैं लिख रहा हूं, जो कुछ भी मैंने इस डायग्राम में ड्रॉ किया है वो सब लिख रहा हूं कि एट ओमेगा नॉट है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आपके सर्किट में जो करंट है वो करंट मैक्सिमम आई नॉट मैक्स है एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। रेजोनेंस नहीं हो रहा, करंट आई नॉट मैक्स से कम हो गया, आई नॉट मैक्स बाय रूट 2 हो गया, और पावर भी मैक्सिमम है। और पावर यहां हाफ हो गई।
तो जैसे ही तुम ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर जाओगे तुम्हारा करंट भी 1/√2 रह जाएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 पे, और पावर हाफ हो जाएगी। अब ये देखो, ये जो सेपरेशन है और ये वाला सेपरेशन इक्वल होता है, सिमेट्रिक होता है। मींस अगर ये डेल्टा ओमेगा तो ये भी डेल्टा ओमेगा। बैंडविड्थ बता दो भाई कितनी है? बैंडविड्थ कितनी है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसे लिख दूं मैं 2 डेल्टा ओमेगा, ये तो बचेगा। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा, इसे लिख दो 2 डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा हो जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा हो जाएगा, इतना लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। और वो 2 डेल्टा ओमेगा क्यों होगा? सर वो ना 2 डेल्टा ओमेगा क्यों होगा? वैसे 0 ना चाहिए ना? 2 इसलिए होगा ना, देखो ओमेगा 1 से लेकर यहाँ तक ये डेल्टा ओमेगा सेपरेशन है, ये वाला सेपरेशन भी डेल्टा ओमेगा है, तो टोटल सेपरेशन कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा ओमेगा ही तो होगा। बताओ नहीं लग रहा? अरे आर्ग्यू क्या करो, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बताओ मुझे क्यों नहीं लग रहा तुम्हें? सर इसलिए लग रहा ना क्योंकि टोटल थोड़ा पूछा है, बैंडविड्थ तो माइनस करेगी ना। दोबारा एक बार और, मेरी आवाज कट रही थी, दोबारा बोलो। बैंडविड्थ में तो माइनस होगी ना, डेल्टा ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा होगा। नहीं वो माइनस होगा, ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 होगा। अच्छा देखो ये ऐसा है, ओके। ये बताओगे मुझे, ये तो ओमेगा नॉट है ना, यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, हाँ यहाँ से यहाँ तक ओमेगा 2 है। ओमेगा 2 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 2 को ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। और ये जो ओमेगा 1 है इसे क्या लिख सकते हो? तो ओमेगा 1 होगा। ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं, कम हो जाएगा ना। यहाँ तक ओमेगा नॉट था, इसमें से ओमेगा डेल्टा ओमेगा सब्ट्रैक्ट कर दिया तभी तो ओमेगा 1 आएगा। यहाँ तक आया? हाँ सर। तो तुमने कहा बैंडविड्थ है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, माइनस ओमेगा 1 है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ गया ट्वाइस ऑफ, सॉरी ये तो माइनस है ना, हाँ माइनस। तो ये आ जाएगा, देखो कैंसिल होता हुआ दिखेगा तुम्हें ना सब, सिर्फ हाँ डेल्टा। सर। ठीक है, हाँ सर आ गया। ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 2 डेल्टा। उसको मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा था, यहाँ से यहाँ तक भी डेल्टा ओमेगा है, यहाँ से यहाँ तक भी डेल्टा ओमेगा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा। अब क्लियर हुआ? यस सर। चलिए इतना लिखिए, जल्दी से लिखिए। भाई इतना हो जाए तो मुझे बताइएगा जल्दी से। सबने लिख लिया ना? रब कर दूं सब? चलिए सब लिख चुके हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ये बैंडविड्थ हो गई। अब समझिए क्वालिटी फैक्टर क्या होता है।
क्वालिटी फैक्टर मैंने आपको बता दिया था। अब देखो मैथमेटिकली क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन कर, इट इज द रेशियो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का जो रेशियो होगा उसे आप क्वालिटी फैक्टर कहेंगे। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, बैंडविड्थ का रेशियो है ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, इस रेशियो को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है क्वालिटी फैक्टर की। अब इसके बाद डेरिवेशन है तुम्हारे पास कि क्वालिटी फैक्टर डिराइव करके दिखाना। अब यार ये डेरिवेशन आज तक तो कभी आई नहीं बोर्ड्स में, लेकिन एनसीईआरटी ने दी हुई है तो हमें करनी चाहिए। देखो कैसे डिफाइन करेंगे क्वालिटी फैक्टर विच इज ओमेगा नॉट बाय ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। तो इसे हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। अगर तुम लोग बताओगे तो जरा जल्दी से हो जाएगी ये। बता दो यार ओमेगा नॉट पर करंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा? यस डिनोमिनेटर बता दो क्या आएगा, जेड आएगा कि आर आएगा? जेड क्या आएगा? जेड जेड नहीं आएगा यार, रेजोनेंस पे तो जेड आर के इक्वल हो जाता है। जब रेजोनेंस होगा तो इंपीडेंस आर के इक्वल होता है ना, रेजिस्टेंस गेट्स इक्वेशन नंबर 1। ये ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर है, ई नॉट बाय आर। अच्छा अब अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट की जगह ओमेगा 1 ले लो और ओमेगा 2 ले लो, तो अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी लोगे तो अब आपका करंट क्या मैक्सिमम होगा? नहीं होगा। कितना हो जाएगा? नो सर, जो अभी पढ़ा था मैंने, अभी लिखवाया था, हाफ नहीं, 1/√2 पावर हाफ होती है। अब ये बता दो मुझे, रेजोनेंस नहीं हो रहा, अब क्या आएगा? ई नॉट बाय आर आएगा, ई नॉट बाय जेड आएगा? जेड आएगा। बहुत बढ़िया, जेड आएगा। जेड। सीख रहे हो सब। अब एक काम करना, बट डिवाइड करना है। करना तो बहुत कुछ है लेकिन अभी पहला स्टेप है इसे डिवाइड करना। तो जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो आई नॉट मैक्स बाय √2 E naught by R, E naught by Z, E naught by Z। E naught से E naught गया, I naught max से I naught max गया, √2 ऊपर चला गया, Z by R आ गया, R को मल्टीप्लाई कर दिया, R √2 आ गया, R √2 को Z लिख दिया। इसे ऐसे लिख सकते हो, R√2 इज, Z को लिख सकते हैं इट्स रूट ओवर XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। स्क्वायर ले लो दोनों साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड जब स्क्वायर लोगे तो इट्स 2R स्क्वायर इज XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R। R स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाइए तो 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R स्क्वायर आ गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर, R आ गया XL माइनस XC। R आ गया XL इज, भाई मैं ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी पर ले रहा हूं ना, ओमेगा 2 लिख देता हूँ। एक ही बात है, ओमेगा 1 ले लो, ओमेगा 2 ले लो, तुम्हारी मर्जी। मैं तो यहाँ कोई एक ही लिखूंगा ना, ओमेगा 2 लिख दिया। एक्सेल होता है ओमेगा 2L, या चलो यार इसको इतना लिख लो, फिर रब करते हैं, फिर करेंगे। और यहाँ तक कहीं अटके हो तो बता दो मुझे। सर दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता दो, नेटवर्क। चलो कोई बात नहीं। तो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम था। मैक्सिमम करंट होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस।
ये ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पे करंट था, आई नॉट मैक्स इज इक्वल टू ई नॉट बाय। ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस नहीं है, ओमेगा 2 पर रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो जो करंट होगा वो करंट होगा आई नॉट मैक्स बाय रूट 2 ई नॉट बाय जेड। आपने डिवाइड कर दिया दोनों को, ये आ गया रूट 2 इज जेड बाय आर, आर रूट 2 इज जेड। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, z को लिख सकते हैं ना एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो यार देखो ये हो गया रूट 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो गया, ये हट गया रूट, इस आर स्क्वायर को लेफ्ट में लिया, आर स्क्वायर इज एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, आर आ गया एक्सएल माइनस एक्सी। तो इतना हुआ। डन सर। मुझे फिर मैं रब करता हूँ। शिबा, आयशा, निशान, खुर्रम, रब कर दूं। आमिर तुम कर रहे हो? आमिर मुमताज, चलो। अब ये जो तुम्हारी इक्वेशन आई है ना, R इज एक्सएल माइनस एक्सी, अब इसे सॉल्व करना है, ये एक अलग कैलकुलेशन। इक्वेशन नंबर 3, इस 3 को हम कई तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो यार, एक्सएल को मैंने लिख दिया ओमेगा 12, एक्सी को लिख दिया 1 बाय ओमेगा 2c। ओमेगा 2 अगर तुम्हें याद हो तो ये था ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल। ओमेगा 2 है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी। आप यहां से भी ओमेगा नॉट कॉमन ले लीजिए, यहां से भी ओमेगा नॉट कॉमन ले लीजिए। तो ये आपने ओमेगा नॉट कॉमन लिया, ये आपका आया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट मल्टीप्लाइड बाय एल। 1 बाय ओमेगा नॉट कॉमन आया, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट मल्टीप्लाइड बाय सी। इसे भी कुछ नाम दो भाई, इसे भी, इसको ऊपर ले जाओ जरा सा, फिर नाम वाम देखेंगे। यहां तक पहले डाउट बताओ, कुछ तो इसमें परेशान हुए होंगे पक्का। यहां तक क्लियर है सबका? सिर्फ कॉमन लिया मैंने, और कॉमन लेने का मतलब होता है ओमेगा नॉट कॉमन ले रहा हूं तो ओमेगा नॉट को दोनों से डिवाइड करूं। लास्ट टाइम मैं देखो जीशान, यहाँ ना मैंने ओमेगा नॉट कॉमन लिया। जब मैं कॉमन लेता हूँ इसका मतलब होता है इसे भी ओमेगा नॉट से डिवाइड किया और इसे भी ओमेगा नॉट से डिवाइड किया। तो देखो भाई, इसे भी ओमेगा नॉट से डिवाइड करूं और इसे भी ओमेगा नॉट से डिवाइड करूं, यहाँ भी ओमेगा नॉट कॉमन लेने का मतलब है इसे भी ओमेगा नॉट से डिवाइड करो, इसे भी ओमेगा नॉट से डिवाइड करो, तो ये तो 1 हो जाएगा। ये डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट हो गया, ये भी यार 1 आ गया, ये भी डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट हो गया। निशान अब आया, जस्ट कॉमन लिया। अब यहां पर किसी तरह से इस c की वैल्यू रखनी है। निशान हुआ ये? c की वैल्यू रखनी है, तो देखो पहले रुको एक मिनट। ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, एक ये इक्वेशन है, माइनस 1 बाय ओमेगा नॉट सी 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट टू द पावर माइनस। सो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन है, 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। अब यहां पर कुछ काम और करना है, इसे आप कह दो फोर्थ इक्वेशन। 1 बाय सी रखना है। देखो यार, ओमेगा नॉट होता है 1 बाय रूट ओवर एल सी।
ओमेगा नॉट स्क्वायर आ गया 1/LC, 1/C आ गया L ओमेगा नॉट स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, 1/C आ गया L ओमेगा नॉट स्क्वायर। 5 को 4 में रख दीजिए। सो R आ जाएगा ओमेगा नॉट L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर L बाय ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट टू द पावर -1। यार देखो, बस इतना काम किया है। जो 1/C थी ना, इस 1/C की जगह L ओमेगा नॉट स्क्वायर उठा के रख दिया, बस ये काम किया। तो ये ऐसा आ जाएगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसिल, बस ये बचा है 1 प्लस डेल्टा ओमेगा की पावर -1। तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट टू द पावर -1। इसे मैं बाइनोमियली एक्सपेंड कर रहा हूं। अब जिसने बाइनोमियल नहीं पढ़ा वो बस ये समझे इसको एक्सपेंड करने का तरीका है। पावर सॉल्व कर रहा हूं। जैसे तो मैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर दे दूं तो जानते हो, क्यूब दे दूं जानते हो। मैं तुमसे कह रहा हूं -1 पावर सॉल्व करो। हर चीज को सॉल्व करने के तरीके होते हैं, -1 को भी सॉल्व करने का तरीका है। तो तरीका ये कि -1 को यहां ले जाकर मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने यूज कर लिया। यहां पर ना इसकी जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट करूं। R आया ओमेगा नॉट L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट L, इसकी पावर -1 की जगह लिख सकते हो 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। चलो, तो इट्स ओमेगा नॉट L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट L 1 माइनस डेल्टा ओमेगा। ये बताइए, यहां तक क्लियर है? क्लियर। Yes. ओमेगा नॉट L कॉमन ले लीजिए। इसे आप ऐसे लिखोगे 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा। 1 will cancel this -1। R आ गया ओमेगा नॉट L ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर, इसको मैं 6 कह देता हूँ। अब बता दो मुझे यार 6 तक कहाँ परेशानी है? अब आगे की कहानी बहुत आसान है, बहुत लंबी डेरिवेशन है, आज तक कभी नहीं आई बोर्ड में। क्या पता इस साल आ जाए। क्या पता इस साल मिल जाए, इतना लिख लो। भाई सब लिख लो तो बताओ मुझे। चलो जी, सब लिख चुके हैं तो मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अब यार इसे याद रखना, इक्वेशन क्या है? ओमेगा नॉट L ट्वाइस। सर लास्ट स्टेप रहने दीजिए। लास्ट रहने दो। चलो चलिए शुरू कर दो। सो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, R इज
ओमेगा नॉट एल टू डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा। यहां से मैं इसको निकाल दूं, इसको ऐसे लिख रहा हूं, आर बाय ओमेगा नॉट एल इज टू डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। रेसिप्रोकल कर लीजिए, ओमेगा नॉट एल बाय आर इज ओमेगा नॉट बाय टू डेल्टा ओमेगा। भाई किसी को क्वालिटी फैक्टर दिखना शुरू हुआ यहाँ? सुबह कैंसिल नहीं करना था। अरे किसी को क्वालिटी फैक्टर दिखना शुरू हुआ? किसी को नहीं दिख रहा? हाँ चलो, नायला को दिखा, और किसी को? अबू हुरैरा को भी दिख गया, सबको दिख गया। भाई यही तो क्वालिटी फैक्टर है। तो बस ये खत्म हो गई, इतनी सी कैलकुलेशन है, ओमेगा नॉट एल बाय आर आ गया क्वालिटी फैक्टर। तो ये दो फॉर्मूले हो गए क्वालिटी फैक्टर के, कि क्वालिटी फैक्टर इज, ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसे तुमने रेजिस्टेंस वगैरह की टर्म्स में भी कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा नॉट एल बाय आर, ये क्वालिटी फैक्टर। अच्छा एक काम और कर सकते हो इसमें, भाई ओमेगा नॉट कितना है? ओमेगा नॉट कितना है क्वालिटी फैक्टर? 1 में रूट LC। ओमेगा नॉट की जगह ये रख दो। सो देखिए आपका क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा 1 में रूट LC इंटू एल बाय आर। सो देखो तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर आ गया 1/r रूट ओवर एल बाय सी। 1/r रूट ओवर एल बाय सी। भाई क्लियर है तो बताइए इतना। क्लियर है सर। चलिए लिख लीजिए। इसकी एक अप्रोच और होती है, वो अप्रोच भी सीख लो, वो थोड़ी सी लेंदी पड़ती है, इससे भी लेंदी, लेकिन शायद तुम्हें कहीं उसकी जरूरत पड़ जाए कुछ क्वेश्चन। इतना लिख लो तो मुझे बताना। चलिए सबने लिख लिया? अच्छा अब देखिए, एक इक्वेशन 3 आई थी शायद, मेथड 2 करा रहा हूं मैं आपको। मेथड 2 करा रहा हूं आपको। मेथड 2 में हमने लिखा था, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 से स्टार्ट करता हूं, भाई देखो एक इक्वेशन आई थी अगर आपको याद हो, आर स्क्वायर इज एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। भाई देखो ये थी इक्वेशन। Yes. यस सर। माइनस एक्सी, या इसको मर्जी है तुम्हारी, तुम कैसे लिख लो। इससे पहले वाला एक्सएल माइनस एक्सी लेके करा था, इसे एक्सी माइनस एक्सएल कर, एक ही बात है, होल स्क्वायर है, फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं दोनों साइड, तो ये आएगा एक्सी माइनस एक्सएल इज प्लस माइनस आर। भाई बताओ ये आया? रूट ले लिया, दोनों आएंगे प्लस माइनस दोनों। एक्सी को लिख दिया 1/ओमेगा c, एक्सएल को लिख दिया ओमेगा एल, इज प्लस माइनस। एलसीएम ले लिया ओमेगा c, 1 माइनस ओमेगा एल मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा c इज इक्वल टू प्लस माइनस आर।
So 1 minus omega square LC by omega C is plus minus R. 1 minus omega square LC is plus minus R omega C. सारी चीजें मैं राइट में ले जाता हूँ, तो ये तो रख दिया 0, भाई ओमेगा स्क्वायर LC गया तो प्लस हो गया, और भाई ये आ गया तुम्हारा प्लस माइनस R ओमेगा C, और ये आ गया माइनस। यहां तक बता दो मुझे, कोई परेशानी है तुम्हें? भाई बताइए, क्लियर है ये? यस सर। चलिए, सो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, इसको अगर थोड़ा सा मैं अरेंज कर दूं, तो देखो ये कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक दिख रही है, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c। भाई क्वाड्रेटिक दिखनी शुरू हो गई सबको। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने हैं, सो दिस इज क्वाड्रेटिक इन ओमेगा। ये ओमेगा में तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो रूट्स होते हैं ना x के माइनस a प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। x की जगह ओमेगा है, a की जगह क्या आ रहा है, LC। नहीं सॉरी, माइनस b, सॉरी माइनस b हुआ करता है, तो ये आ जाएगा माइनस b, b इज RC प्लस माइनस RC प्लस माइनस b स्क्वायर RC का होल स्क्वायर माइनस 4AC, A इज LC, C इज माइनस। तो ओमेगा आ जाएगा माइनस प्लस RC प्लस माइनस रूट ओवर R स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4LC डिवाइडेड बाई 2A, A की जगह था LC। भाई यहां तक बता दूं मुझे, क्लियर है ये? अच्छा यहाँ देखो 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, माइनस प्लस के 4 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। यहाँ कॉम्बिनेशंस नहीं लगो, इतना लिख लो, फिर कॉम्बिनेशन लिखूंगा सारे, जल्दी जल्दी लिख दो। लिख लिया, सब लिख चुके हैं, रब कर दूं इसको? नो सर। यस सर, डन। तो देखो यहाँ जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ना, देखो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ओमेगा की एक वैल्यू हो सकती है कि ऊपर इसको माइनस ले लो, माइनस RC, इसका प्लस ले लो R स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4LC ओवर 2LC। एक ये हो सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी है कि इसे पॉजिटिव साइन के साथ ले लो प्लस RC,
प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC बाई 2LC। अब इसे नेगेटिव के साथ लो, इसके वाला भी नेगेटिव ले लो, माइनस आर सी माइनस रूट ओवर आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC ओवर 2LC। एक काम और कर सकते हो यार, इसका प्लस लो, इसका माइनस लो, प्लस आर सी ओमेगा 4। अच्छा, अब थोड़ी सी अपनी अकल लगा के इन चार में से बता दो मुझे कौन सी दो फ्रीक्वेंसीज नेगेटिव है। चार में से कोई दो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है उन्हें हटा देंगे, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देखते ही बता दोगे कौन सी दो नेगेटिव। 1 और 3। कौन सा? 1 और 1 3 ओमेगा 1 आने। सही है। और क्यों नहीं है नेगेटिव? यहाँ भी तो नेगेटिव साइन आ रहा है। 1 से कोई एक नेगेटिव है, ये बता दो। थर्ड तो 1 और 4 में से कोई एक नेगेटिव है, कौन? देखो 3 तो नेगेटिव था ही, दोनों टर्म्स नेगेटिव है, तो ये हो नहीं सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। 1 4 में किसी अकल लगाओ, सोचो। 4 4 नेगेटिव है यार। देखो यहाँ पहली टर्म नेगेटिव है बट दूसरी बड़ी वाली तो पॉजिटिव है। यहाँ तो बड़ी वाली टर्म नेगेटिव, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 4 नॉट नेगेटिव है। पॉसिबल सिर्फ और कौन सा है आपका? 1। ये दो फ्रीक्वेंसीज हैं, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। अब होगा क्या, न्यूमेरिकल्स में ना वो आपसे कैलकुलेट कर पाएगा ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ जाएगी कि ओमेगा 1 आपने लिख दिया माइनस आर सी प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर सी स्क्वायर 4LC डिवाइडेड बाय 2LC। ओमेगा 2 जो ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी थी उसे आपने लिख दिया ओमेगा 2 को आर सी प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC ओवर 2LC। ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसीज निकालना। अब इसके आगे की कहानी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे कहीं पूछ ले तो आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। अगर वो आपसे पूछ ले ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/LC बचेगा। जब वो तुमसे कहे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकालो तो इसको सॉल्व कर R/L बचेगा। इतना लिख लीजिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दो फ्रीक्वेंसी शायद कहीं यूज हो जाए तो ये आनी चाहिए, इतना लिख लीजिए। भाई वही ये आपको रेजोनेंस में करना था। ये रेजोनेंस खत्म हुआ, क्वालिटी फैक्टर खत्म हो गया। अब
अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मर है। आज शुरू करने से कोई फायदा नहीं है, वो बीच में ही रह जाएगा, वो 5 मिनट है बस। आज इसे यहीं छोड़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो होपफुली सैटरडे से फिर ट्रांसफॉर्मर रहता है, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर बस एक ऑप्टिक्स बचता है आपके सिलेबस में। इतना लिख लीजिए, रब करेंगे। चलो भाई आज यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। भाई सर चलो अस्सलाम वालेकुम सर।